नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 3 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके परिवार वालों ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इस बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। इस विश्लेषण के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रख देता हूं जो इनके लिए पूछे गए हैं। शिक्षा को लेकर के सवाल पूछा गया है, करियर, जॉब, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा गया है, वैवाहिक जीवन के बारे में और धन संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है धनु लग्न की और चंद्रमा देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है धनु लग्न और तुला राशि की। धनु लग्न यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि बन जाती है। ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, सत्यवान होते हैं, ईमानदार होते हैं। कई बार सत्य बोलने की वजह से जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि किसी के सामने आप सत्य बोल दें तो हो सकता है कि आज के समय में आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए। जीवन की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 29 डिग्री का है, यानी कि लग्न बहुत कमजोर माना जाएगा, लग्न के पास बहुत ज्यादा बल नहीं माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर के दसम भाव केंद्र में जाकर के विराजमान है, दसम भाव में जाकर के विराजमान है। बढ़िया स्थिति यहां पर देवगुरु बृहस्पति की नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु तीसरे भाव में जाकर के शनि की राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। 2 डिग्री का केतु है, बल इसके पास कम माना जाएगा, 25% से भी कम का बलाबल माना जाएगा केतु के पास। तीसरे भाव में कई बार बताया है कि राहु केतु कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये पापक ग्रह हैं और कारक हो जाते हैं तीसरे भाव में बैठ करके। शनि की राशि में अच्छा परिणाम देता है केतु, लेकिन शनि की प्लेसमेंट कैसी है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो शनि 12वें भाव में विराजमान है, केतु तीसरे भाव में। यहां पर बैठा हुआ केतु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि ना केंद्र में है ना त्रिकोण में। यहां पर बैठा हुआ शनि अपनी दशा अंतरदशा में इनको भाग दौड़ करवाने वाला होगा, मेहनत को बढ़ाने वाला होगा। यदि कोई भाई बहन है, खास करके छोटे कोई भाई बहन है, उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है केतु की दशा में। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, और भाग्य के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकते हैं। और चंद्रमा को देखेगा तो मन को थोड़ा ये पीड़ित करने वाला, या ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन को थोड़ा कमजोर करने वाला होगा। केतु के पास बलाबल बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितने इफेक्ट्स मैंने आपको बताए वो भी बहुत कम प्रभावी होंगे। तो बेसिकली बात यह है कि केतु की दशा में थोड़ी सी भाग दौड़ ज्यादा देखने को मिलेगी। शुक्र यहां पर देखें कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है स्वग्रही होकर के। इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह बनते हैं और यहां पर शुक्र षष्ठेश होकर के 6ठम भाव में ही विराजमान है। देखा जाए तो यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति शुक्रदेव ने बना दिया है। 6ठे भाव की बात करें तो वो रोग, ऋण और शत्रु के लिए देखते हैं, डेली जॉब के लिए देखते हैं, और यहां पर शुक्र का स्वग्रही होना, अपने भाव में होना, इन सारे चीजों में आपको लाभ करवाने वाला होगा। यानी कि अच्छी नौकरी आप कर सकते हैं, आप यहां पर शत्रुओं को पराजित करने वाले होंगे। हालांकि शुक्र
बहुत जबरदस्त जो है इसमें कामयाबी तो नहीं दिलाता है, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी चूंकि स्वग्रही है तो शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाने वाला होगा, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाला होगा। 4 डिग्री के शुक्र हैं, बलाबल इनके पास भी 25% के आसपास होगा। मृत अवस्था का यहां पर शुक्र माना जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में भी यहां पर देखा जाए तो शुक्र थोड़ा बहुत आपको लाभ करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र की दृष्टि देखा जाएगी 12वें भाव के ऊपर। शुक्र की दशा अंतर्दशा चलती है, विदेश की यात्राएं और धन का खर्च देखने को मिलेगा। कुंडली के 7वें भाव की ओर देखें तो सूर्य और मंगल युति बना करके विराजमान है। सूर्य और मंगल इस कुंडली में कारक ग्रह हैं। सूर्य भाग्येश हैं तो वही मंगल पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं, तो दोनों ही इस कुंडली में त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह हैं और युति बना करके 7वें भाव में जाकर के विराजमान है। अब देखिए 7वां भाव जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है। 7वां भाव जो होता है वो पत्नी का होता है। एक पुरुष की कुंडली में 7वां भाव पत्नी का होगा, पार्टनरशिप का होगा। और यहां पर सूर्य और मंगल जो कि इस कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, वो आकर के विराजमान है। तो बिजनेस वगैरह की तरफ ये आपको लेकर के जा सकता है। बुद्ध की स्थिति बढ़िया हुई तो बिजनेस में ये जबरदस्त आपको, व्यापार में जबरदस्त लाभ दिलवाने वाला होगा। सूर्य और मंगल यहां पर बैठे हुए हैं। मंगल के 7वें भाव में बैठने की वजह से आप मांगलिक हो जाते हैं, आप मांगलिक हैं। हालांकि यहां पर मंगल अस्त के हैं तो मांगलिक दोष का प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा, यह बहुत कम ना के बराबर यहां पर लागू होगा, क्योंकि मंगल अस्त का है। यहां पर देखा जाए पब्लिक सेक्टर में आप जाकर के काम कर सकते हैं, यानी कि लोगों के बीच में रह करके आप कार्य कर सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी ग्रह मंगल 7वें भाव में जाकर के विराजमान है, ये लव मैरिज का योग बना देता है। यहां पर देखा जाए मंगल 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में यहां पर विराजमान है, तात्कालिक मैत्री में है बुध के साथ, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। मंगल कारक ग्रह है इस कुंडली में, तो मंगल की दशा में आपको बिजनेस संबंधित लाभ, शिक्षा संतान संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। मंगल अस्त का है, दृष्टि नहीं होगी मंगल के पास। सूर्य को देख लें, 17 डिग्री के सूर्य पूरे बलाबल के साथ 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव विवाह का होता है जैसा कि मैंने बताया, और यहां पर सूर्य का आकर के बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह देखने को मिल सकती है, और चूंकि सूर्य और मंगल क्या हैं, तो ये अग्नि कारक ग्रह हैं, ये अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। और विवाह की बात करें तो वहां प्रेम बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर मंगल और सूर्य का बैठना 7वें भाव में कहीं ना कहीं ये बात बता रहा है, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया गया तो हो सकता है कि आपस में मतभेद की स्थिति देखने को मिले। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व को यह बढ़िया करने वाला होगा। आप सामने वाले के ऊपर बहुत बढ़िया इंप्रेशन जमा सकते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको करवा सकता है। भाग्येश है सूर्य, जाकर के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक व्यापार संबंधित काम करते हैं आप, आपको लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य से जुड़ा हुआ विशेष लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य के पास बल बहुत बढ़िया है। बुध के ऊपर बात कर लेते हैं। बुध यहां पर 8वें भाव में विराजमान है। 1 डिग्री का बुध है, कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है। बुध देखा जाए इस कुंडली में कौन है, तो सप्तमेश है और कर्मेश है वो। अब सप्तमेश और कर्मेश यानी कि 2 केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, जाकर के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए बुध का 8वें भाव में बैठना केंद्राधिपति दोष लगा देगा बुध को, तो यहां पर बुध का 8वें भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। देखा जाए तो जो बिजनेस की बात मैं कह रहा था उसमें थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानी थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी ग्रह बुध जाकर के 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो विवाह बहुत सोच समझ करके करने की आपको आवश्यकता है। यहां पर बुध अस्त के भी है, 1 डिग्री का बुध है यहां पर। हालांकि कई बार बताया कि बुध अस्त होने के बावजूद रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो बेसिकली यहां पर बुध ये बता रहा है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु 2 डिग्री के साथ भाग्य भाव में विराजमान है। सूर्य की राशि में है राहु और सूर्य केंद्र में जाकर के बैठे हुए, तो राहु यहां पर बहुत खराब रिजल्ट नहीं देने वाला है। 9वां भाव जो होता है
कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन और भाग्य के लिए देखते हैं, और पिता के लिए भी यहां पर नवम भाव को हम देखते हैं। तो राहु का नवम भाव में बैठना कहीं ना कहीं जो है इन चीजों में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देने वाला होगा। लेकिन चूंकि सूर्य आपका बहुत बढ़िया है, सूर्य आपका बहुत बढ़िया है, बलवान स्थिति में बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपको लाभ ही मिलने वाला है। राहु आपको उतार चढ़ाव देगा, लेकिन हायर एजुकेशन में सफलता, भाग्य का आपको लाभ देखने को जीवन में मिलने वाला है। पिता की तरफ से भी लाभ आप ले पाएंगे। राहु की दशा चलती है तो कहीं ना कहीं ये ढेर सारी यात्राएं आपको करवा सकते हैं। विदेश वगैरह की यात्राएं यहां पर बैठा हुआ राहु आपको करवाने वाला होगा। दृष्टि पड़ेगी राहु की लग्न के ऊपर, भ्रम की स्थिति दे सकता है राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत और दौड़ भाग को बढ़ाने वाले होंगे। और दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी तो शिक्षा संबंधित परेशानी अपनी दशा में ये जरूर खड़ी करेंगे। राहु के पास भी बलाबल बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। गुरु को देखते हैं, गुरु 19 डिग्री के साथ कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है और बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है गुरु, तो बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे गुरु। इस कुंडली में देखा जाए तो सूर्य और गुरु बहुत बढ़िया स्थिति में नजर आ रहे हैं। खास करके गुरु की प्लेसमेंट काफी बेहतरीन नजर आ रही है। दसम भाव करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, और यहां पर गुरु का बैठना पिता की तरफ से भी आपको लाभ करवाएगा। करियर में आपको ऊंचा पद दिलवा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाभ यानी कि सरकारी नौकरी के योग यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको देने वाला होगा। जीवन में मान सम्मान, अच्छा स्टेटस आपको देने वाला होगा। आपका सूर्य और आपका गुरु ये दोनों ही बढ़िया है कुंडली में। इसका मतलब है कि आप जीवन में मान सम्मान, ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए यहां पर गुरु विराजमान हुए हैं और इनके पास बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा। 50% से भी ज्यादा का बलाबल यहां पर गुरु के पास माना जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, भले ही नीच की दृष्टि हो, लेकिन फिर भी गुरु यहां पर आपको धन देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेगा गुरु, अपनी ही राशि को देखेगा, तो अच्छा मकान का सुख, वाहन का सुख, माता की तरफ से सुख आपको ये दिलवाने वाला होगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, तो यहां पर भी दृष्टि डाल करके कंपटीशन में आपको सफलता और जॉब में आपको लाभ की स्थिति ये गुरु करवाने वाले होंगे। इसका मतलब है कि गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है आपकी कुंडली में। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहां पर 16 डिग्री के साथ विराजमान है और देखा जाए चंद्रमा इस कुंडली में कौन है तो अष्टमेष्ठ है। अष्टम भाव यानी कि आयु का भाव, अष्टम भाव यानी कि ससुराल पक्ष का भाव। सडन उतार चढ़ाव यानी कि अचानक से जो जीवन में उतार चढ़ाव आता है उसमें भी अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा यहां पर जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं तो आयु से लाभ, इसका मतलब है कि आयु संबंधित लाभ की स्थिति यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। ये बढ़िया बात है। चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, लाभ आपको करवाते रहेंगे। हालांकि इस कुंडली में चंद्रमा कोई बहुत कारक ग्रह नहीं कहलाएंगे। 16 डिग्री का चंद्रमा है, बल चंद्रमा के पास अच्छा खासा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है। एक बात और जान लीजिए कि यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। इसका मतलब है कि आपका जो मन है वो इधर उधर भाग सकता है। कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन आपका कमजोर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में होना, यह बहुत शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा की दृष्टियों की बात करें, चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, संतान की तरफ से सुख देगा आपको और क्रिएटिविटी आपको देने वाला होगा चंद्रमा को, कि चंद्रमा इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर देता है और शिक्षा भाव को देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी आपके अंदर ये डालने वाला होगा, इंटेलिजेंस को भी ये बढ़ा देंगे। तो ये बढ़िया स्थिति है। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि 12वें भाव में विराजमान है। 29 डिग्री का शनि बाल अवस्था में यहां पर बैठे हुए हैं वक्री होकर के। अब देखें तो यहां पर शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है 12वें भाव में। शनि इस कुंडली में कौन है तो द्वितीयेश है और तृतीयेश है, यानी कि कारक ग्रह नहीं है शनि इस कुंडली में, मारक ग्रह कहलाएंगे शनि। और जाकर के शनि विदेश भाव, खर्च भाव में जाकर के बैठा हुआ है। धनेश बनते हैं शनि जाकर के खर्च भाव में बैठे हुए हैं, तो धन का व्यय करवाने वाला होगा शनि। तो धन को संभालना सीखना चाहिए आपको, और धन को संभाल करके रखेंगे तभी ये स्थिति बढ़िया रहेगी। देखिए आपके कुंडली में देखें तो जो लाभेश हैं
वो जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। ये छोटा वीक पॉइंट बनता है। हालांकि स्वग्रही है और जो धनेश है शनि वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, यानी कि खर्च के भाव में। तो धन को संभाल करके रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे, धन का व्यय करवाने वाले होंगे। शनि की दृष्टि हालांकि पड़ रही है कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। देखिए, तीसरी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। तो यदि आप चाह लें कि धन बचाएं आप, तो आपके पास अच्छा खासा धन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। आपके शत्रुओं का ये नाश करने वाला होगा, आपके रोगों को ये खत्म करने वाला होगा। और शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। जो दशम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। तो शनि अपनी दशांत दशा में आपके कार्यों में विलंब उत्पन्न करेंगे, भाग्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। चलिए, यह था कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। यहां पर देखें कुंडली के अष्टम भाव को ध्यान से, तो पीछे मंगल और सूर्य हैं और आगे राहु है। तो कुंडली के अष्टम भाव को पाप कर्तरी दोष लग जाता है। यह एक वीक पॉइंट बनता है स्वास्थ्य के लिए। सप्तम भाव को देखिए तो पीछे शुक्र है और आगे बुध है। तो यहां पर शुभ कर्तरी योग बन जाएगा। यहां पर पाप कर्तरी दोष बन रहा था, तो यहां पर सप्तम भाव में शुभ कर्तरी योग बन जाएगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में ये लाभ देने वाले होंगे आपको। चलिए, दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल जो है आपको राहु की चल रही है। राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 23 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में फिलहाल चंद्रमा की अंतरदशा आपको चल रही है। तो राहु की महादशा बहुत जबरदस्त रिजल्ट नहीं देने वाला है। आपको 2021 में गुरु की महादशा आ जाएगी। नवंबर 2021 में आपको गुरु की महादशा अगले 16 वर्षों के लिए आ जाएगी। फिर कहना ही क्या, मैंने बताया कि आपका गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे पोजीशन में है। तो गुरु की महादशा आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। एजुकेशन वगैरह में भी आपको ये बहुत लाभ देने वाला है। तो समय 2021 के नवंबर से आपका बहुत बढ़िया वाला आने वाला है। प्रश्नों पर चलते हैं। शिक्षा को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पंचम भाव से हम शिक्षा देखते हैं मूल तौर पर, और हायर एजुकेशन के लिए हम भाग्य भाव की तरफ भी नजर डालेंगे। तो पंचमेश जो है मंगल, वो जाकर के सप्तम भाव में जरूर बैठे हुए हैं। बिजनेस मैनेजमेंट इस तरफ की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस मैनेजमेंट इस तरफ की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। गुरु आपका बढ़िया है, बुद्ध को थोड़ा और बढ़िया बना लेंगे तो मैनेजमेंट की तरफ आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा आप चाहें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका गुरु दसम भाव में बैठ करके आपको बहुत उच्च पद पर लेकर के जा सकता है। सप्तम भाव में सूर्य मंगल की स्थिति, मैंने बताया था कि पब्लिक से जुड़ करके आप फेमस हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में रह के आप कार्य कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज में आप ट्राई करें, आपको लाभ मिल जाएगा। छोटा सा योग मेडिकल की तरफ भी नजर आ रहा है। मेडिकल सेक्टर में भी आप जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो सिविल सर्विसेज और दूसरा मेडिकल का फील्ड आपके लिए बढ़िया है। चाहे तो मैनेजमेंट की तरफ भी आप रुख कर सकते हैं। विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। देखिए, विवाह की जो बात है थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। यहां पर जो सप्तम भाव है वहां पर मंगल सूर्य का होना और सप्तमेश बुध का अष्टम भाव में जाना, यह बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विवाह जो है उसमें थोड़ी सी परेशानी, मतभेद की स्थिति, बार बार मैं कह रहा हूं कि मतभेद की स्थिति। क्यों कह रहा हूं मतभेद की स्थिति? क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मंगल और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से आपस में मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो कुंडली मिलान करना जरूरी है। और ये जो लग्न होता है ये अग्नि तत्व प्रधान लग्न बनता है। तो निश्चित रूप से कुंडली मिलान करना जरूरी है इनके लिए। कुंडली मिलान कर लेंगे तो विवाह संबंधित परेशानी काफी हद तक इनकी कम हो जाएगी। इनका शुक्र बढ़िया है। शुक्र मैंने बताया कि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो पत्नी बढ़िया मिलने वाली है, उसमें कोई संशय नहीं है। धन देखा जाए तो धन के लिए मैंने एक बात कही थी कि व्यय सोच समझ करके करेंगे। धन का खर्च यदि सोच समझ करके किया जाए तो जीवन में आप खूब सारा धन अर्जित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर, धन संचय भाव के ऊपर पड़ रही है। जीवन में लोन लेना चाहते हैं, आराम से आप लोन ले सकते हैं। लोन ले करके भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो यह स्थिति भी बढ़िया है आपके लिए। चलिए,
आपके नवमांश चार्ट के ऊपर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। नवमांश कुंडली भी आपकी बनती है यहां पर धनु लग्न की, यानी कि आपकी जो लग्न कुंडली है वो वर्गोत्तमी हो जाती है। माफ करिए, जो नवमांश कुंडली है वो वर्गोत्तमी है आपकी। और देखा जाए तो वहां पर ग्रहों की स्थिति काफी बढ़िया है, गुरु की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है और शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है। इसका मतलब है कि विवाह के जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यदि कुंडली मिलान कर लेते हैं और कुंडली अच्छे से मैच कर जाती है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा शनि के साथ बैठ गए, ये एक वीक पॉइंट बनता है। सूर्य और चंद्रमा शनि के साथ बैठ गए, ये इकलौता वीक पॉइंट बनता है आपके D9 चार्ट में। तो चंद्रमा को और सूर्य को जो है बढ़िया बना करके रखने की आवश्यकता है, नहीं तो क्या होता है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास और व्यक्ति का जो मन है वो दोनों ही डाउन हो जाता है। मतलब कि मन फोकस्ड नहीं रह पाता और आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। जब आप बड़े हो जाएं तो आपको एक मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए। मंगल का रत्न है, आप इसे गले में या अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। अगला उपाय है आपके लिए हनुमान चालीसा का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की खूब पूजा उपासना करें, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा में जो भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। हर गुरुवार मंदिर जाने की कोशिश करें। जब आप बड़े हो जाएं, खास करके गुरु की महादशा में, हर गुरुवार किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आप वहां पर माथा टेक आए, रोज आपको लाभ मिलेगा। चाहे तो गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करने से पिता के साथ संबंध, आपका भाग्य, हायर एजुकेशन, आपका आत्मविश्वास, ये सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। और यदि आपको कंसंट्रेशन की परेशानी आती है तो बस शिवलिंग के ऊपर हर सोमवार के सोमवार जल दूध से जलाभिषेक करें, वो परेशानी भी आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 3 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण, जिनकी कुंडली में हमने ये देखा कि विवाह का जो पार्ट है वो थोड़ा सा वीक बनता है, लेकिन करियर में ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। खास करके यदि ये सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो ये लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और धन को संभाल करके सीखने की इनको आवश्यकता है। धन संभाल करके रखेंगे तो खूब सारा धन ये इकट्ठा करने वाले होंगे। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि विश्लेषण पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।